नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट टॉपिक कपलिंग कांस्टेंट। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स कैसे होता है। कोई अपना कंपाउंड दे दिया, उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम अपन किस प्रकार से बनाते हैं और जो सिग्नल प्राप्त होगा उस सिग्नल का विपाटन कैसे होता है, कितने भागों में होता है, तो विपाटन का रेशो किस अनुपात में प्राप्त होगा। जैसे मान लो 2 भागों में बट रहा है तो डबलेट सिग्नल होगा। पास्कल ट्रायंगल के अनुसार उसका अनुपात 1:1 होता है। ट्रिपलेट सिंगल होगा तो 1:2:1 होता है। तो ये सब अपन बातें पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट। इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट को कैपिटल जी से लिखते हैं। और कपलिंग कांस्टेंट है, इसकी जो मेजरमेंट है, इसका जो यूनिट है, इसकी मेजरमेंट यूनिट हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज या फिर सीपीएस साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज में नापते हैं या फिर साइकिल पर सेकंड में अपन इसको नापते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय कैपिटल जे। कैपिटल जे से अपन इसको डिनोट करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। अब कपलिंग कांस्टेंट का कैसे अपन निर्धारण करें या कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसका कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए अपन एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया CH2Br CHBr, ये कोई कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,2 ट्राइब्रोमो एथेन। 2 कार्बन का एल्केन है तो एथेन, तो 1,1,2 ट्राइब्रोमो एथेन कंपाउंड है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो ये कंपाउंड अपन ने लिया, ये कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल देता है। तो इसका आइडेंटिफाई 2 प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट के हैं, 1 प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट के हैं। तो अपन ये कहें A और B, इसका मतलब ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल देता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये कंपाउंड 2 सिग्नल देता है। अब इसके जो 2 सिग्नल प्राप्त हुए अपन को स्पेक्ट्रम में, ये सिग्नल, इन सिग्नलों का भी विपाटन होता है, जिसको स्पिन स्पिन कपलिंग अपन कहते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला सिग्नल है A के कारण जो सिग्नल प्राप्त हुआ, उसका स्पिन का विपाटन B इससे नजदीक से जुड़े कार्बन के हाइड्रोजन के कारण होता है। अब इससे नजदीक ये कार्बन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके कारण जो सिग्नल आएगा 1 के कारण वो 1 हाइड्रोजन है, तो n+1 से निकालते हैं अपन, तो 2 का मतलब डबलेट सिग्नल प्राप्त होगा। एक का जो सिग्नल प्राप्त होगा CH2 समूह का सिग्नल, वो डबलेट होगा। अपन बात करें CS समूह की, तो B के कारण जो सिग्नल प्राप्त होगा, वो सिग्नल का विपाटन इससे जुड़ा हुआ नजदीकी कार्बन A है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 3। इसका मतलब इसके कारण जो सिग्नल प्राप्त होगा वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा, ट्रिपलेट के रूप में। अब इसकी इंटेंसिटी रेशो पास्कल ट्रायंगल के अनुसार अपन निकालते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी रेशो हो जाएगी 1:1 और इसकी इंटेंसिटी रेशो हो जाएगी, ट्रिपलेट है तो 1:2:1। तो इस प्रकार इनकी इंटेंसिटी प्राप्त होती है। अब अपन बात करें कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो कपलिंग कांस्टेंट का स्पेक्ट्रम बनाए अपन। तो ये मान लो मैंने एनएमआर पैमाना लिया, और उस पैमाने में एक तरफ तो आता है PMS रेफरेंस, डेल्टा का मान 0 से लेकर के 10 तक, ये केमिकल शिफ्ट इसको अपन बोलते हैं। और इसके ऊपर की तरफ होता है फ्रीक्वेंसी का मान मेगाहर्ट्ज के अंदर। तो मान लो कि यहाँ पे है 0, 60 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाहर्ट्ज, 120, 190 मेगाहर्ट्ज।
तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। अब अपन इसका स्पेक्ट्रम बनाए, इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम बनाए, तो इसके कारण ज्यादा प्रोटॉन है, तो ज्यादा प्रोटॉन है उसका सिग्नल अप फील्ड क्षेत्र में प्राप्त होगा उस क्षेत्र में। तो इधर जो वैल्यू होती है वो तो होती है अप फील्ड क्षेत्र, ये अपन पूर्व पढ़ चुके। वो जो इधर वैल्यू आती है उसको कहते हैं डाउन फील्ड क्षेत्र, डाउन फील्ड रीजन। अब जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इसका मतलब इधर 2 प्रोटॉन है, इधर 1, इधर ज्यादा है, तो इसका सिग्नल अप फील्ड क्षेत्र में आएगा। अब इसके कारण कौन सा सिग्नल आ रहा है? डबलेट आ रहा है। एक सिग्नल आएगा लेकिन वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, और 2 भागों में इसका विभाजन इस प्रकार से 1 और 2, ये पीक्स प्राप्त हो गई। ये तो एक के कारण जो सिग्नल प्राप्त हुआ CH2 प्रोटॉन्स के कारण। अब बात करें अपन B की, तो B के कारण सिग्नल प्राप्त हो रहा है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट, तो इसके कारण मान लो ट्रिपलेट इंटेंसिटी रेशो 1:1:2:1, ये इंटेंसिटी रेशो है। तो ये जो सिग्नल प्राप्त हुआ वो CH प्रोटॉन्स के CH समूह के कारण है। अब ये जो B का जो सिग्नल प्राप्त हुआ, A और B दोनों सिग्नल आपस में विपाटित हैं, स्प्लिटेड हैं, तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है कि स्प्लिटेड सिग्नल्स हैं, इनके बीच की दूरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लो ये सिग्नल 2 भागों में बटा, और इस दोनों सिग्नलों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, इन दोनों सिग्नलों के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट J। तो अपन ये कहें कि स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। वेरी सिंपल। जैसे मान लो ये सिग्नल 3 भागों में बटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इसको कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट J। तो अपन लिखे एक सिंपल सी भाषा में कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो कपलिंग कांस्टेंट का मतलब स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो मैं लिखूं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्प्लिटेड सिग्नल्स, दो स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच की दूरी को केमिकल कपलिंग कांस्टेंट J कहते हैं। क्लियर? उदाहरण से समझा अपन ने कि जैसे मान लो ये सिग्नल है, ये 2 भागों में बटा, तो इन दोनों सिग्नलों के बीच की दूरी ये वाली कितनी दूरी है, इस दूरी को अपन कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट J से डिनोट करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। या अपन इसको दूसरे तरीके से ये कहें कि मिड पॉइंट ऑफ 2 स्प्लिटेड सिग्नल्स, जैसे मान लो ये सिग्नल है 2 भागों में बटा, इन दोनों के बीच की दूरी, 2 स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। सिंपल। अब बात करें जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, तो कपलिंग कांस्टेंट मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। कपलिंग कांस्टेंट को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 टाइप्स का अपन बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, J। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट में सबसे फर्स्ट अपन ले रहे हैं तो उसको कहते हैं जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट। जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट। इस जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं, या तो J कैपिटल लेकर के जेम ऐसे लिखेंगे जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, या इसका सिंबल होता है 2J। तो दोनों प्रकार से अपन लिखे, इस मॉडल में ऐसा लिखूं 2J, इसका मतलब ये है जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट है। तो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को J कैपिटल लिख के जेम लिख सकते हैं, या फिर ऊपर लगा करके J कैपिटल J से लिखते हैं। तो ये सिंबल होता है जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट का। अब अपन बात करें कि जो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट है, ये जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो अपन ये कहें, जैसे मान लो एग्जांपल से समझे इसको, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन
और एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया कि ये है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, एथेन ले लिया। अब इसमें ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, जब दो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विथ 2 सिग्मा बॉन्ड, एक मान लो इसका नाम दे दिया मैंने H A प्रोटॉन, इसका नाम दे दिया H B प्रोटॉन, और इस कार्बन और प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इधर भी कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो अपन ये कहें कि जब दो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विथ 2 सिग्मा बॉन्ड, देन जो कपलिंग कांस्टेंट होता है उसको अपन कहते हैं जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, 2 जैसे डिनोट करते हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल इसको थीटा से लिखते हैं अपन। दोनों सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच का जो एंगल है उसको थीटा से अपन डिनोट करते हैं। तो अपन ये कहें कि 2 इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई विथ 2 सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हो गया कि 2 इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विथ 2 सिग्मा बॉन्ड, when 2 interacting nuclei interact with 2 sigma bond, then जो कपलिंग कांस्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं? जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लो एक दो दोनों इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई ये 2 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इंटरेक्ट कर रही है, सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो इसको अपन कहते हैं जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ अपना जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान। अब दूसरा होता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट सेकेंड टाइप है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, जिसको अपन डिनोट करते हैं J20, या फिर अपन इसको ऐसे लिखें 3J। इसका मतलब हुआ विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब दो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, तो देन जो कपलिंग कांस्टेंट होगा उसको अपन कहेंगे विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। एग्जांपल से समझते हैं इसको अपन। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल बनाता हूं, मैं न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रहा हूं। इस प्रकार से अपन न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया है। यहाँ है CH3 ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ। तो ये एन ब्यूटेन का इक्लिप्स्ड फॉर्म है। एन ब्यूटेन है उसका इक्लिप्स्ड फॉर्म अपन ने मैंने बनाया। एन ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशंस बनाए अपन ने न्यूमान फॉर्मूले के अंदर। तो अपन ये कहें इससे अगर इसको रोटेट करें अपन, तो ये इस प्रकार से अपन ने पूर्व में पढ़ चुके कि इस प्रकार से, जैसे मान लो यहाँ आ गया CH3, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये H है, यहाँ जाएगा CH3, यहाँ पे H है, ये यहाँ जाएगा H। तो ये इस प्रकार से ये तो बहुत सी फॉर्म हो गई एक तरह से। ये जो एक दूसरे के बड़े ग्रुप विपरीत है, तो ये एंटी स्टैक्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होगी। ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? एंटी स्टैक्ड। इसको अपन बोले पूर्ण रूप से घर्षित रूप। एक होता है सांतरित रूप, एक घर्षित रूप, तो इसको बोलते हैं एंटी स्टैक्ड फॉर्म। एंटी स्टैक्ड फॉर्म। अब इसके अंतर्गत अपन 2 न्यूक्लियाई की बात करें, तो जैसे मान लो एक न्यूक्लियाई ये हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा न्यूक्लियाई ये हाइड्रोजन ले लिया, या फिर अपन ये कहें कि एक न्यूक्लियाई ये ले लिया अपन ने, दूसरा न्यूक्लियाई ये ले लिया। When 2 interacting nuclei
इंटरेक्ट विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन के मध्य का सिग्मा बॉन्ड है वो। तो इस प्रकार इसके स्ट्रक्चर में ऐसे लिखूं कि CH3 CH2 CH2 CH3 ये कंपाउंड है। तो एक तो मान लो कि इसका हाइड्रोजन है, दूसरा इसका हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, इसको Ha लिखा मैंने, इसको Hb। तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड का अंतर है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये। तो जब 2 न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, देन जो कपलिंग कांस्टेंट प्राप्त होगा उसको अपन कहते हैं विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। वेरी सिंपल। जेमिनल, दोबारा देखो, समझने का टॉपिक है ये। जेमिनल का मतलब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये HAHB, तो ये 2 इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई होगी और ये दोनों न्यूक्लियाई इसके बीच कार्बन है, तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो Ha सिग्मा कार्बन सिग्मा H, तो इन दोनों के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 2 न्यूक्लियाई 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो अपन को जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट प्राप्त होता है। और इसके अंदर देखो आप, ये एक न्यूक्लियाई, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अपन कहें कि 2 न्यूक्लियाई जब 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अपन को कौन सा कपलिंग कांस्टेंट प्राप्त होता है? विसिनल कपलिंग कांस्टेंट प्राप्त होता है। क्लियर? अब अपन बात करें तो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है, इसका मान डाईहेड्रल एंगल पर डिपेंड करता है। अब ये डाईहेड्रल एंगल क्या होता है कि जैसे मान लो ये है 2 तलों के बीच का कोण, ये रहा थीटा। जैसे न्यू मान अपन ने कॉन्फॉर्मेशन बनाए, प्रोपेन के बनाओ या ब्यूटेन के बनाओ, तो कन्फॉर्मेशन में 2 तलों के बीच का कोण क्या कहलाता है? डाईहेड्रल एंगल। तो इसका मान, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान डाईहेड्रल एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। इसका मान जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, जैसे मान लो इसका मान यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ गई तो इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, कम है तो डिस्टेंस कम हो गई, तो दोनों नाभिक है, दोनों की न्यूक्लियाई है, वो आसानी से इंटरेक्ट करेगी। तो अपन ये कहें कि विसिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान डाईहेड्रल एंगल पर निर्भर करता है। और अपन एक इस प्रकार का एक आरेख बनाए, डाईहेड्रल एंगल के अकॉर्डिंग एक आरेख बनाए, तो इस प्रकार का एक आरेख प्राप्त होता है जिसको कहते हैं कार्पल्स कर्व है। ये मान लो एंगल ले लिया अपने 0 60 120 180 160 120 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 में 300 डिग्री ये एंगल है। और इस प्रकार का एक कर्व प्राप्त होता है डाईहेड्रल एंगल्स का। एन ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशन ले लो या किसी भी, तो ये कर्व जो प्राप्त हुआ इस कर्व को अपन कहते हैं कार्पल्स कर्व है, KARPULUS, कार्पल्स कर्व है, इसको कार्पल्स कर्व कहते हैं। तो ये अपने कहने का मतलब ये है कि जो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है इसका मान डाईहेड्रल एंगल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि कपलिंग कांस्टेंट का मान केमिकल शिफ्ट पर तो निर्भर करता है, लेकिन कपलिंग कांस्टेंट का मान सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपन बोले हैं, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र जो लगाते हैं स्पिन के विपाटन के लिए, उसको कहते हैं अपन सेकेंडरी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर कपलिंग कांस्टेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन ये कहें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कपलिंग कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कपलिंग कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर नहीं करता है, इसका कोई इफेक्ट कपलिंग कांस्टेंट पे जैसे नहीं पड़ता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का कपलिंग कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट बात। अब अपन छोटी छोटी बातें करें, जैसे मान लो अपन बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ये बेंजीन और इसमें प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन में जैसे मान लो मैंने इसको नाम दिया HAHBSCHD हाइड्रोजन दिया। अब दोनों जो हाइड्रोजन है HA और HB, इनके न्यूक्लियस के मध्य इंटरेक्शन हो सकता है, जिसको बोले हमें H1,2। इन दोनों नजदीक है, ऑर्थो स्थिति पे, इसके सापेक्ष ये ऑर्थो हो गया, तो दोनों पास में तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो कपलिंग कांस्टेंट का मान भी ज्यादा होता है। कपलिंग कांस्टेंट का मान इसके लिए 7 से 10 हर्ट्ज होता है। कपलिंग कांस्टेंट J वैल्यू का मान लगभग 7 से 10 हर्ट्ज होता है। ऑर्थो वैल्यू क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो कपलिंग कांस्टेंट का मान भी ज्यादा होगा। अब बात करूं मैं इसकी, ये एक दूसरे के मेटा, तो H13 1 और 3 नंबर पे हाइड्रोजन है, तो ये तरह से ये तो हो गई ऑर्थो स्थिति, ऊपर वाली तो ऑर्थो है, ये हो गई मेटा स्थिति। और मेटा स्थिति के लिए डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब कपलिंग कांस्टेंट का मान कम हो गया, तो इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट का मान 2 से 3 हर्ट्ज प्राप्त होता है। और अपन बात करें HA से लेकर के HD की, HA से HD, तो मैं लिखूं H14 पैरा पोजीशन है, इसके सापेक्ष ये पैरा स्थिति पर है, तो इसके लिए डिस्टेंस और ज्यादा हो गई। डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो कपलिंग कांस्टेंट का मान लगभग 0 से 1 हर्ट्ज तक होता है, 0 से 2 हर्ट्ज तक बहुत कम होता है कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन के न्यूक्लियस, इसलिए कपलिंग कांस्टेंट का मान कम प्राप्त होता है। तो ये तो हुई बात कपलिंग कांस्टेंट की। अब मान लो डिस्टेंस और ज्यादा हो तो उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, और उसका मान बहुत कम, नगण्य के इक्विवेलेंट होता है। तो थर्ड कपलिंग कांस्टेंट हो गया अपना लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। जैसे मान लो एग्जांपल लिखूं मैं कि कोई कंपाउंड लिया मैंने, ऐसा कंपाउंड लिया, ये कोई कंपाउंड लेते हैं, और इस कंपाउंड में जैसे मान लो यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है H, तो ये हाइड्रोजन सिग्नल बॉन्ड को तो इस बहुत ज्यादा हो गई, तो इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका मान बहुत कम होता है, नगण्य के इक्विवेलेंट होता है। तो इस प्रकार अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, बीच में बहुत ज्यादा सिग्मा बॉन्ड हो, तो इसको कहते हैं अपन लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।